13.8 बिलियन ईयर्स पहले इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग के बाद ही टाइम, फंडामेंटल पार्टिकल्स और फंडामेंटल फोर्सेस का निर्माण हुआ था और इन्हीं चीजों से आज हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। ये बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या और इसे हम इतना क्यों मानते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना लिया है और हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था कि आखिर इस यूनिवर्स का अंत कैसे होगा, और उस वीडियो में मैंने एक मिस्टीरियस एनर्जी का जिक्र किया था, वो है डार्क एनर्जी। तो आज हम इस वीडियो में इसी मिस्टीरियस एनर्जी के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूंगा आप पहले जाके वो वीडियो देख लो, ताकि आज का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ सको। वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आज जो कुछ भी देख पा रहे हैं उन सब का शुरुआत हुआ था बिग बैंग से। बिग बैंग से मैटर और एंटीमैटर्स का निर्माण हुआ था और आज जो कुछ भी आप देख पा रहे हो वो सारे मैटर्स और एंटीमैटर्स से ही बने हुए हैं। आप आज जो कुछ भी देख पा रहे हो और जो कुछ भी छू पा रहे हो वो इस पूरे यूनिवर्स का 5% है और 25% डार्क मैटर से और बाकी का 70% डार्क एनर्जी है। पर आखिर डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जब रिसर्चर्स बिग बैंग के कॉन्सेप्ट को सुलझा रहे थे तब उनके सामने कई सारे क्वेश्चंस आए जिनका आंसर उनको नहीं मिल रहा था। हमें ये पता है कि बिग बैंग से एक रिपल्सिंग फोर्स जनरेट हुआ था जिससे ये यूनिवर्स फैलना शुरू हुआ और तभी सारे फंडामेंटल फोर्सेस ने काम करना शुरू कर दिया और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे मैटर्स आपस में आके मिलने शुरू हो गए, जिससे कि स्टार्स, प्लैनेट्स और पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ और ऐसे ही कई सारे गैलेक्सीज निर्माण हुए। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस यूनिवर्स में हर एक सेलेस्टियल बॉडीज अपने सोलर सिस्टम में और अपने गैलेक्सी में अपने पोजीशन बनाए रखे हुए हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट इस बिग बैंग थ्योरी को सुलझा रहे थे तब उन्होंने देखा यूनिवर्स जो फैल रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं फैल रहा, बल्कि इसका फैलने का रफ्तार एक्सेलरेट कर रहा है। अब हमने सर आइजैक न्यूटन का दिया हुआ लॉस तो पढ़ा ही है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये यूनिवर्स फैल रहा है और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो या तो इस यूनिवर्स का फैलना धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए था या फिर ये यूनिफॉर्म स्पीड से फैलना चाहिए था। लेकिन आखिर ये एक्सेलरेट कैसे कर रहा है? तब साइंटिस्टों को लगा कि शायद हम ग्रेविटी के बारे में बहुत कम जानते हैं। वैसे ग्रेविटी का दो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी और एल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटली काम करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर इस सोलर सिस्टम से सन अचानक गायब हो जाए तो सारे प्लैनेट्स अचानक से स्ट्रेट लाइन में मूव करने शुरू कर देंगे। लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से जब हम यूनिवर्स के रहस्य को सुलझाएंगे तब न्यूटन का दिया हुआ लॉ कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तब उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इस चीज को बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उनके हिसाब से कोई भी इंसिडेंट लाइट के स्पीड से पहले नहीं हो सकता। जैसे कि हमें ये पता है सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, तो अचानक से अगर सन गायब हो जाए तो ग्रेविटी का इफेक्ट भी कम होने में लगभग 8 मिनट का समय लगेगा। और उन्होंने इस चीज को स्पेस टाइम फैब्रिक से एक्सप्लेन किया है। जिस सेलेस्टियल बॉडी का मास ज्यादा होगा वो स्पेस टाइम को उतना ज्यादा कर्व बनाएगा और इसी थ्योरी से ब्लैक होल को भी एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन यूनिवर्स के फैलने के केस में इन दोनों कॉन्सेप्ट से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तब डार्क एनर्जी का थ्योरी दिया गया, क्योंकि यह थ्योरी ही इस फेनोमेनन को इजीली एक्सप्लेन कर लेता है। इस फैलने के रफ्तार में डार्क मैटर्स भी काम करते हैं। बेसिकली डार्क मैटर्स अट्रैक्टिंग फोर्स लगाते हैं। डार्क मैटर्स वो मैटर्स होते हैं जिन मैटर्स को हम ना ही देख पाएंगे और ना ही छू पाएंगे, लेकिन उनके अट्रैक्टिंग फोर्स को महसूस जरूर किया जा सकता है। अब कई लोग शायद कंफ्यूज्ड होंगे कि ब्लैक होल भी शायद डार्क मैटर से बने हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। अब 25% डार्क मैटर्स के बाद आता है 70% डार्क एनर्जी। वो रिपल्सिंग फोर्स लगाते हैं। हालांकि डार्क मैटर्स अट्रैक्टिंग फोर्स जरूर लगाते हैं, लेकिन डार्क एनर्जी की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से रिपल्सिंग फोर्स का इफेक्ट भी ज्यादा हो जाता है। डार्क एनर्जी को और अच्छे से समझने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, लेकिन हमारे सारे कोशिश नाकाम रहे। फिलहाल के लिए डार्क एनर्जी बस एक थ्योरी है, क्योंकि आज तक हमने प्रैक्टिकली इस चीज को समझा ही नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, डार्क एनर्जी क्या कोई अनसॉल्व्ड थ्योरी बन के ही रह जाएगा या फिर हम इसको भी सॉल्व कर पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।